Good morning everyone. Welcome to the lecture of design of structure. Today we will start a new chapter ERC beam. हम लोगों ने सिंगल ERC beam तो आगे पढ़ लिया. उसमें क्या था कि हम लोग रेनफोर्समेंट सिर्फ टेंशन जोन में प्रोवाइड करते थे. अब ERC beam क्या है? सो ERC beam में हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. सो हम लोगों ने आगे सिंगल ERC बीम के क्रॉस सेक्शन में देखा था कि न्यूट्रल एक्सिस जो होती है उसके ऊपर का पोर्शन जो होता है वो कंप्रेशन पोर्शन होता है और उसके नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग टेंशन जोन बोलते हैं. सो बेसिकली ERC बीम क्या है? सो हम लोग बोथ जोन के अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन. सो ये ERC बीम क्यों ज़रूरत पड़ती है ERC बीम को डिज़ाइन करने की? सो बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए हमें सिर्फ सिंगल ERC बीम जो होता है वो उसको कैरी नहीं कर पाता है. दूसरा रीज़न ये होता है कि डेप्थ ऑफ द बीम अगर हमें कम चाहिए, मतलब कि डेप्थ ऑफ द बीम के लिए कंस्ट्रेन होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि जगह नहीं होती है लॉन्ग डेप्थ करने की, या फिर हमें छोटा बीम प्रोवाइड करना है. सो उसको वो जो मोमेंट आती है उसको रेजिस्ट करने के लिए हमें उसके अंदर रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. सो नेसेसरी क्या है? बेसिकली नेसेसरी ये है, सबसे पहली है बीम विल बी फाउंड नेसेसरी व्हेन द डेप्थ ऑफ द बीम इज़ रिस्ट्रिक्टेड. सेकेंड है ऑल्सो टू सर्व अ फंक्शनल और एस्थेटिक रिक्वायरमेंट. हमें कुछ जगह पे ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हमें यहाँ पे बीम छोटा चाहिए, सो हम लोग क्या करेंगे, सिंगली नहीं डबली रेनफोर्स बीम डिज़ाइन करेंगे. सेम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आती है उसको रिस्ट्रेन करेगा छोटे क्रॉस सेक्शन में. उसके बाद है रेनफोर्सिंग ऑन द टेंशन साइड नॉट इनफ टू रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट. हाँ, हम लोग जो टेंशन रेनफोर्समेंट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टेंशन जोन में, वो हमारी जो बेंडिंग मोमेंट है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीज इन ए क्वांटिटी ऑफ द स्टील ऑन अ टेंशन साइड, या फिर हम लोग दोनों साइड पे हम लोग प्रोवाइड कर लेंगे कंप्रेशन के अंदर और टेंशन के अंदर. हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि टेंशन जोन में ज़्यादा स्टील प्रोवाइड कर दे और हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसको कैरी कर पाएगा. बट हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन में थोड़े रेनफोर्समेंट डाल देंगे. सो हमारा जो मेन पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा. सो हावेवर द टोटल टेंशन रेनफोर्समेंट कैन नॉट एक्सीड द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन रेनफोर्समेंट. लाइव लोड में अल्टरनेट कूड अकर ऑन बोथ फेस ऑफ द मेंबर. उसके बाद लोडिंग में भी एसेंट्रिक, अगर एसेंट्रिक लोडिंग है तो भी हमें दोनों साइड पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. ऑल्सो एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड मे बी change from one side to axis to another side. The member may be subjected to a dynamic loading, जैसे कि वाइब्रेशन होता है या फिर इम्पैक्ट लोड आता है. सो हम लोग डबली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली क्या है कि व्हेन अप्लाइड मोमेंट ऑन अ बीम इज मोर देन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम. सो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास 3 ही ऑप्शन होते हैं, या तो फिर डेप्थ ऑफ द बीम इंक्रीज करे, या फिर हायर ग्रेड ऑफ द कंक्रीट प्रोवाइड करें, या फिर क्या करें कि प्रोवाइड एनफोर्समेंट इन अ कंप्रेशन जोन. सो अगर हमारी ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है लिमिटिंग मोमेंट से, सो ये 3 ऑप्शन होते हैं. और ये 3 ऑप्शन को कवर करने के लिए क्या किया है, ERC बीम बनाया है. ठीक है. सो ERC बीम में कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन जोन में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. सो एनालिसिस डिज़ाइन एंड ERC बीम का क्या है, तो जैसे कि हम सिंगल ERC बीम में था कि विड्थ, डेप्थ एंड एरिया ऑफ द टेंशन प्रोवाइड किया हो, तो हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सेम इसमें भी ऐसा ही है. इसके एग्जांपल भी सेम टाइप के होंगे कि हमें सारा डेटा दिया होगा और उसके ऊपर से हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. डिज़ाइन में क्या है कि डिज़ाइन में हमें एरिया ऑफ टेंशन एंड एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है. हमारे पास क्रॉस सेक्शन होगा तो उसके ऊपर से हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. सो बेसिकली सिंगली रेनफोर्समेंट की तरह ही है डबली रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन एंड एनालिसिस, बट उसके एग्जांपल्स थोड़े इक्वेशंस थोड़े डिफरेंट है, और हमें जो कोड प्रोविज़न यूज़ करना है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो हम लोग आगे बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं. सो ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम.
सो बेसिकली डबली रेनफोर्स बीम क्या है? सो एक सिंगली रेनफोर्स बीम है, उसके साथ एक ऑक्सिलरी सेक्शन ऐड होता है जिसमें हम लोग कंप्रेशन जोन के अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली डबली रेनफोर्समेंट इज अ कंपोजिशन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स बीम एंड ऑक्सिलरी बीम. सो ये आप फिगर देख रहे हो, उसमें ये जो है न्यूट्रल एक्सिस है, उसके दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ है. ये कंप्रेशन जोन है, नीचे वाला टेंशन जोन है. ठीक है. AST1 किसको बोलेंगे? सो AST1 है जो टेंशन जोन के अंदर रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलेंगे AST1. एंड AST2 किसको बोलेंगे? जो हम लोग कंप्रेशन जोन में मतलब कि एडिशनल जो ऑक्सिलरी सेक्शन है उसके अंदर हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे रेनफोर्समेंट, उसको बोलेंगे AST2. मतलब कि AST1 क्या है? सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, और AST2 है वो ऑक्सिलरी सेक्शन है, तो उसके अंदर AST2 फाइंड आउट करेंगे, उसका इक्वेशन आएगा. और ASC क्या है? सो ASC है एरिया ऑफ द स्टील इन अ कंप्रेशन जोन. मतलब कि ऊपर की साइड के जो भी रेनफोर्समेंट आएंगे उसको बोलेंगे ASC. एक और फिगर हम लोग देखेंगे जिसमें आपको ये दिखाई दिए ERC बीम है, जिसमें नीचे ASC है, ऊपर ASC है, और ये एक सिंगल ERC बीम है. मतलब AST1 और सिंगल ERC बीम में सिर्फ कंप्रेशन टेंशन जोन में ही आएगा रेनफोर्समेंट. सो ये नीचे दिख रहे हो आप, AST1 ही है. और ऑक्सिलरी सेक्शन जो हम लोग एडिशनल प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर आएगा AST2 एंड ASC. सो AST2 क्या है? एरिया ऑफ द स्टील इन अ टेंशन जोन इन ऑक्सिलरी सेक्शन. एंड ASC है एरिया ऑफ द स्टील इन अ कंप्रेशन जोन. अब ये दोनों के बीच का जो डायमेंशन है वो क्या रहेगा? D माइनस D डैश. और D डैश क्या रहेगा? सो D डैश क्या है? जो ASC वाला हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर जो कवर रहता है उसको हम लोग D डैश बोलेंगे, और जो ASC के नीचे मतलब कि टेंशन जोन में जो कवर होता है उसको बोलेंगे हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल e से. ठीक है. ये फिगर आपको समझनी है अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर ही हमें सारे एग्जांपल्स करने हैं. ठीक है. सो कैपिटल D क्या है? ऑल ओवर डेप्थ. स्मॉल d क्या है? तो सिर्फ नीचे की मतलब कि टेंशन जोन के जो कवर है उसको माइनस करेंगे, सो वो मिलेगा हमें स्मॉल d. और D डैश क्या है? सो कंप्रेशन जोन का कवर है, उसको बोलेंगे D डैश. ठीक है. तो ये फिगर आपको ये ERC बीम का सेक्शन है, और नीचे जो है वो स्ट्रेस डायग्राम है. जैसे कि ये स्ट्रेस डायग्राम आपने देखा हुआ है सिंगल ERC बीम का, वैसे ही ये ऑक्सिलरी सेक्शन है उसका स्ट्रेस डायग्राम है. इसमें Z1 क्या था? तो Z1 क्या था? D माइनस 0.42 XU. आगे हमने देखा था. ठीक है. लीवर आर्म बोलते हैं. अब ऑक्सिलरी सेक्शन में मतलब कि Z2 क्या होता है? तो Z2 है D माइनस D डैश. D माइनस D डैश मतलब कि हमें Z2 की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. अब हम लोग आगे देखते हैं. देखो ये B क्या था? विड्थ ऑफ द बीम. स्मॉल d था इफेक्टिव डेप्थ. कैपिटल D था ओवरऑल डेप्थ. XU था डेप्थ ऑफ द NA. D डैश था इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील. और स्मॉल e क्या होता है? इफेक्टिव कवर टू टेंशन स्टील. AST1 क्या है? सो एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सिंगल ERC बीम. मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये AST1. AST2 क्या है? एरिया ऑफ एडिशनल टेंशन रेनफोर्समेंट. मतलब कि हम लोग ये यहाँ पे एडिशनल जो प्रोवाइड करते हैं वो. और AST क्या है? मतलब कि ये दोनों का समेशन AST1 प्लस AST2. मतलब कि पूरे डबली बीम के अंदर जितने भी टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका समेशन मतलब AST. और ASC क्या है? सो एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन अ डबली बीम. अब FSC एंड FCC ये दोनों नए वर्ड हैं आप लोगों के लिए. सो FSC एंड FCC क्या है? वो स्ट्रेस है. सो FSC मतलब कि स्ट्रेस इन अ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, एंड FCC मतलब स्ट्रेस इन अ कंक्रीट एट अ लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील. मतलब कि ये है स्ट्रेस इन अ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, और ये है स्ट्रेस इन अ कंक्रीट, बट कौन सी साइड पे? कंप्रेशन स्टील की साइड पे. ये दोनों वर्ड आपको यूज़ होंगे इक्वेशन में. ये देखो अब हम लोग ये
डबल ERC बीम की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डबल ERC बीम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सिंगल ERC बीम प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ ऑक्सिलरी बीम। सो उन दोनों का सम्मेशन होगा। सो बेसिकली MU विल बी MU lim प्लस MU2, और हम लोगों को अगर डायरेक्टली MU2 फाइंड आउट करना होगा सो उसका इक्वेशन आ जाएगा MU2 इज इक्वल टू MU माइनस MU lim। ठीक है, अब हम लोग फिगर में से देख सकते हैं कि MU2 क्या है। सो MU2 है T2 इंटू Z2। ठीक है, हम लोगों ने अगर फिगर में देखा था यहाँ पे। अब T2 की ये है T1 और ये है T2। ठीक है, अब T2 मतलब कि 0.87 Fy इंटू AST2 उसका इक्वेशन आएगा। T मतलब कि टेंशन स्ट्रेस है। ठीक है, और Z क्या था, ये Z2 मतलब कि लीवर आर्म इन ऑक्सिलरी सेक्शन। लीवर आर्म इन ऑक्सिलरी सेक्शन का इक्वेशन क्या था, D माइनस D डैश। वो आप लोग फिगर में भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये है Z2 मतलब कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, D माइनस D डैश। ये पूरा है D और उसमें से D डैश माइनस करें तो हमें Z2 मिल जाएगा। सो बेसिकली MU2 का इक्वेशन हो गया 0.87 Fy AS2 इंटू D माइनस D डैश। सिमिलरली MU2 अगर हमें फाइंड आउट करना है C2 इंटू Z2। ठीक है, सो उसका इक्वेशन क्या आएगा, C2 मतलब कि कंप्रेशन स्ट्रेस इन ऑक्सिलरी सेक्शन। सो ऑक्सिलरी सेक्शन में कंप्रेशन स्ट्रेस फाइंड आउट करना हो तो उसका इक्वेशन है FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू Z2 अगेन D माइनस D डैश हो जाएगा। सो इफ़ वैल्यू ऑफ FCC इज निगलेक्टेड, अगर FCC की वैल्यू हम लोग निगलेक्ट करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, FSC इंटू ASC D माइनस D डैश। सो अगर हमें AST2 फाइंड आउट करना है, अब अगर कोई सेक्शन हमें दिया है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी दिया है, सो उसके ऊपर से हमें अगर AST2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। नया इक्वेशन है AST2 इज इक्वल टू FSC इंटू ASC डिवाइड बाय 0.87 Fy। अब ये जो सारे इक्वेशन है वो हमें IS 456 2000 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर G 1.2 में दिए हैं। सो ये बेसिकली इक्वेशंस आपको IS कोड में मिल ही जाएंगे, आपको याद नहीं रखने हैं सारे इक्वेशंस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फॉर ये पूरी डिज़ाइन कैसे होती है। ठीक है, सो फॉर सिंगली बैलेंस सेक्शन अगर हमें C1 फाइंड आउट करना है सो ये हमें इक्वेशन पता ही था। आगे हमने सिंगली बीम के लिए देखा ही था कि C1 का इक्वेशन क्या आएगा, 0.36 FCK B इंटू XU, और T1 का इक्वेशन क्या आएगा, 0.87 Fy AST। सो इसमें हम लोग लिखेंगे AST1 और Z1 मतलब कि लीवर आर्म, वो भी हमें पता था कि D माइनस 0.42 XU आएगा। अब फॉर ऑक्सिलरी सेक्शन जो नया सेक्शन आया है उसके अंदर C2 जैसे कि आगे हम लोगों ने ऑलरेडी ये देख ही लिया है कि C2 क्या है। सो फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन ए कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। सो उसका इक्वेशन आएगा FSC माइनस FCC इंटू ASC, और T2 मतलब कि फोर्स ऑफ टेंशन इन एडिशनल सेक्शन मतलब कि 0.87 Fy AST2, और Z क्या था, D माइनस D डैश, जो मैंने फिगर में आपको दिखाया था। ठीक है, सो अब ये वाले इक्वेशंस के अंदर ये FSC क्या है, FCC क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, सो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। सो आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली हम लोग IS कोड पे से ये FSC की वैल्यू और FCC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे का। थैंक यू सो मच।